हाय दोस्तों। मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे गुजरात रिफाइनरी के वैकेंसी के बारे में, जो कि अभी अभी आई हुई है। ठीक है, आपका कल से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कौन कौन सा ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है, कौन कौन सा पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, और कौन कौन सा एक्सपीरियंस मान्य होता है, कौन कौन सा एक्सपीरियंस, कितनी एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, और इसकी क्या सैलरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, और हम लोग जो भी है इसमें ज़रूरत पड़ता है, मेडिकल का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, टोटल कब एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, कब इसका रिजल्ट आएगा, टोटल बात करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसको अपॉर्चुनिटी को लूज मत कीजिए। ठीक है, और जो भी कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर मेरे से क्वेरी कीजिए। ठीक है आप मेरे को टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेरी होगा तो मैंने नंबर दे चुका हूँ। ठीक है, उस पर बात कर सकते हैं मेरे से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा होगा। मैं बता दूंगा, ये एक पीएसयू कंपनी है जो भारत सरकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, और ये महारत्न कंपनी जिसको बोलते हैं। ठीक है, महारत्न कंपनी वो होती है जिनका टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से बहुत ज़्यादा होता है तो उनके स्टेटस दी जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 जो प्रोडक्शन के लिए है, पोस्ट में प्रोडक्शन के लिए 46 वैकेंसी आई हुई है। अनरिजर्व में 19 है, ईडब्ल्यूएस में 4, एससी में 3 एंड एसटी में 8 है। और भी मतलब इसमें बैकलॉग वैकेंसी इंक्लूड है, इसीलिए इसमें स्टार मार्क्स लगा थे। ओबीसी में 12 है, अब पीडब्ल्यूडी का नील है। फिर है पी एंड यू देखिए हम इसमें बताएंगे पी एंड यू में कौन भरेगा, प्रोडक्शन में कौन भरेगा। ठीक है, सब चीज़ हम पूरा क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो पी एंड यू में आया है 5 वैकेंसी है, यूआर में 2 है, ईडब्ल्यूएस में एक है वैकेंसी, और एससी में एक है। सारे में है लगभग दिए हुए। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रिकल, जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 इलेक्ट्रिकल है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 4 इसमें 3 वैकेंसी है, और मैकेनिकल में 1 वैकेंसी है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 1 है, और क्वालिटी कंट्रोल में 4 है, और फायर सेफ्टी में 4 है, और मटेरियल असिस्टेंट जिसको बोलते हैं जो रख रखाव करते हैं वो, उसमें भी 3 वैकेंसी आए हुए। तो खासकर जो प्रोडक्शन वाले हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए और क्या क्या बात करें। ये तो डिसेबिलिटी एक्ट की बात कर रहा है, कौन सा क्या डिसेबल है नहीं है उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं। देखिए ये आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 है प्रोडक्शन, ये पोस्ट कोड है 201। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल से, या फिर रिफाइनरी से, या पेट्रोकेमिकल से, या फिर बीएससी होना चाहिए, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। कोई भी एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन होते हैं उनसे 50% मार्क्स होना चाहिए, और ओबीसी के लिए 45% और जनरल के लिए। ठीक है, सॉरी 45% है आपका एससी/एसटी के लिए, और 50% है ओबीसी एंड जनरल के लिए। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम 1 साल एक्सपीरियंस होनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पर स्पेसिफाई तो नहीं किया कौन सा इंडस्ट्री होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसमें आपका रोटरी पंप होना चाहिए, फायर हीटर हो, कंप्रेसर, डिस्टिलेशन कॉलम, रिएक्टर हो, एक्सचेंजर, ये सब होता है। तो जनरली आप पेट्रोलियम रिफाइनरी में है, या पेट्रोकेमिकल है, फर्टिलाइजर, हैवी केमिकल है, गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वहाँ ये सब होने ही वाला है। तो जो लोग इस इंडस्ट्री से काम किया उनका 1 साल एक्सपीरियंस हो गया है, इसमें डेट लिखा होगा किस डेट तक वैलिड है। ठीक है, जिस वैकेंसी निकलता है उसका ठीक है उस समय तक ही रहता है। ठीक है, जनरली तो अगर आपका हो गया है तो आप बहुत ही सुनहरा मौका आपके लिए, और आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 प्रोडक्ट्स पी एंड यू, पावर एंड यूटिलिटी बोलते हैं इसमें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों जो 3 साल डिप्लोमा किए हैं वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ जैसे कभी कभी कोई लोग क्या होता है कि मैट्रिक के साथ आईटीआई किए हुए रहते हैं। ठीक है, तो या फिर बॉयलर के साथ कॉम्पिटेंट सर्टिफिकेट है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में, या फिर बीएससी पीसीएम है जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग किया है बॉयलर डिग्री बॉयलर ट्रेड में, वो लोग भी भर सकते हैं। और आपका जो 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी है वो लोग भी भर सकते हैं। ठीक है, और बात करें तो सब्जेक्ट के कंडीशन दिया हुआ है कि कब ज्वाइन करना नहीं करना है। और इसमें एक्सपीरियंस की बात करें तो जैसे लिए जो लोग हैं कैंडिडेट पोजिंग डिप्लोमा मैट्रिक आईटीआई होल्डिंग, बॉयलर होल्डिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और साथ साथ या फिर बॉयलर में अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, और जो कि उसमें एक्सपीरियंस सेल नॉट रिक्वायर्ड, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो भी लोग मतलब पावर प्लांट में हैं, या फिर स्टीम टरबाइन में, गैस टरबाइन में, कूलिंग टावर में, आर ओ प्लांट है, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, हैवी केमिकल, फर्टिलाइजर, ये सब में है वो लोग सारे मान्य होंगे। और आपका ये इलेक्ट्रिकल का ब्रांच के लिए आया हुआ है। देखिए इलेक्ट्रिकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें 3 इयर्स सिर्फ और सिर्फ इसमें इलेक्ट्रिकल वाला ही भर सकते हैं,
और इसमें बात किया जाए तो देखिए मेंटेनेंस है, HTLT है, स्विच गियर है, ये सब के बारे में, वेरिएबल स्पीड ड्राइव, प्रोटेक्टिव लेयर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्टैटिक, न्यूमेरिकल रिले, पेट्रोल रिफाइनिंग। जो लोग अप्रेंटिसशिप किए या फिर ये सब इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, कम से कम 4 साल 5 साल जिसको है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 1 साल एक्सपीरियंस होनी चाहिए। फिर आपका मैकेनिकल की बात कर रहा है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल के लिए इसमें 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए आपका, और 45% होनी चाहिए मार्क्स एटलीस्ट, ठीक है। वही आपका जो भी फर्टिलाइज़र या फिर केमिकल इंडस्ट्री, पावर प्लांट में, या फिर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, या फिर कोई भी जहाँ पर स्टीम टरबाइन है, कंप्रेसर है, बॉयलर है, ये सब से किए हैं एक्सपीरियंस, वो लोग चल सकता है। और इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो 3 साल इसमें भी इंस्ट्रूमेंटेशन से जो लोग किए हुए हैं वो लोग भी भर सकते हैं। और मिनिमम एरिया ऑफ क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसे DCS के बारे में, PLC के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के बारे में, कंट्रोल वाल्व, स्मार्ट पोजिशनर है, फिर लूप कॉन्फ़िगरेशन, ऑनलाइन एनालाइजर, कंडीशन मॉनिटरिंग, कैबलिंग, अर्थिंग, ये सब लोग जो जनरली पेट्रोलियम, मतलब आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री से है, पेट्रोकेमिकल में है, तो आपको मतलब ये सब मिलेगा ही मिलेगा, तो वहाँ से जो किए हैं बिल्कुल अप्लाई कीजिए। फिर है क्वालिटी कंट्रोल का, ठीक है, 206 है। तो क्वालिटी कंट्रोल में देखिए BSc के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होनी चाहिए, और साथ में मैथमेटिक्स रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और 50% मार्क्स होनी चाहिए OBC और जनरल के लिए, 45% SC ST के लिए। तो इनमें 1 साल एक्सपीरियंस चाहिए इनके भी, जो लोग लाइक HPLC, HRX, WDX, GC, ये सब एनालाइजर होता है, फ्लैश पॉइंट, जो लोग पेट्रोलियम रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल में इस लोग करते हैं वो लोग भर सकते हैं। फिर है सेफ्टी के बारे में, देखिए जो लोग मैट्रिक प्लस सब ऑफिसर जो होते बोलते हैं NFSC नागपुर, या फिर इक्विवेलेंट रेगुलर कोर्स, या फिर एनी अदर जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, या फिर हाई व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब लोग कर सकते हैं। इनका देखिए इनका फिजिकल स्टैंडर्ड पूरा अलग ही है, ठीक है। और सब लोग को भी दिया रहेगा, लेकिन ये लोग इनका पूरा अलग ही कर दिया है, तो यहाँ चाहिए। और ये लोग को भी कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे कि फायर सेफ्टी के बारे में, इमरजेंसी, वाटर नेटवर्क रिलेटेड, कम्युनिकेटेड, या फिर जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री या पेट्रोल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या लार्ज केमिकल इंस्टीट्यूट में काम किए हैं तो वो लोग भी भर सकते हैं। और एक लास्ट है जूनियर मटेरियल असिस्टेंट, तो मतलब 3 ईयर डिप्लोमा जो किए हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और 1 साल एक्सपीरियंस इसमें भी होना चाहिए मटेरियल के बारे में, ठीक है। कोई भी इंडस्ट्रियल या फिर कंप्यूटर प्रोफिशेंसी, वर्किंग विद नॉलेज ऑफ ERP सिस्टम लाइक SAP, PCT, ये सब होना चाहिए, ठीक है। देखिए जो लोग डिप्लोमा, BSc, IIT इन ब्रांच सब्जेक्ट स्पेसिफाई किया गया था पोस्ट पे, वही लोग ही सिर्फ एलिजिबल होंगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता, ठीक है। डिप्लोमा, BSc, IIT के अलावा जो अलग किए हैं वो लोग नहीं भर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ठीक है। जैसे लिखा है कि प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन जो इंडियन यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट रेगुलर और फुल टाइम होना चाहिए, और जो कि डिप्लोमा कोर्स इंक्लूडिंग ए सैंडविच डिप्लोमा कोर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एज ए पार्ट ऑफ कोर्स विथ नो ब्रेक, जिसमें ब्रेक नहीं होनी चाहिए। सैंडविच कोर्स होता है कि एक साथ दो लोग दो करते हैं, इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है। फिर और जो लोग कभी कभी क्या होता है, कैंडिडेट जो है डिप्लोमा करते हैं 12th के बाद करते हैं, या फिर ITI के बाद करते हैं डायरेक्ट से, तो वो लोग भी इसमें एलिजिबल है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जैसे बहुत लोग क्या होता है 12th के बाद करते हैं, ITI के बाद करते हैं, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। और अगर जो लोग MSc केमिस्ट्री से किए हैं वो लोग 201 और 206, ठीक है, 201 और 206 कहने का मतलब प्रोडक्शन और जूनियर क्वालिटी कंट्रोल ये सब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। जो लोग BSc MSc किए हुए हैं, MSc किए केमिस्ट्री के साथ, वो लोग इस पर सूटेबल नहीं होंगे, ठीक है। और रेगुलर फुल टाइम ITI कोर्स जो है NCVT LCBC कंसीडर होना चाहिए। इसमें बहुत सा दिया हुआ, ठीक है। AICTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस जो है टेक्निकल प्रोफेशनल फॉर कंसीडर, ये सब काम करेगा। एक्स सर्विसमैन जो क्लेम जो इक्विवेलेंस इन क्वालिफिकेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कॉपी ऑफ इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बाय कंसीडर मिनिस्टर, ठीक है। तो ये सब ध्यान देखिए। और बात करें तो इसमें देखिए अपॉर्चुनिटी की वुमन की बात करें तो यहाँ पर ही देखिए रिफाइनरी में जनरली वुमेन लड़कियों लोग के अलाउ नहीं है, खासकर जो स्टाफ लेवल में है, ऑफिसर लेवल में है, तो स्टाफ लेवल में नहीं है, इसलिए लिखा नो वुमेन इज परमिटेड टू वर्क और अलाउड टू इंटर एनी बिल्डिंग इन जनरेशन ऑफ गैस डेंजरस पेट्रोलियम डिफाइंड इज पेट्रोलियम एक्ट है, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू वोमेन कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर वैकेंसी प्रोडक्शन एंड आल्सो अगेंस्ट द कैडर वर्क एरिया दैट रिक्वायर शिफ्ट ऑपरेशन। यहाँ पर ही ये लोग नहीं कर सकते, लाइक पीएनडी, बॉयलर, इलेक्ट्रिकल एंड क्वालिटी कंट्रोल, फायर सेफ्टी, मेंटेनेंस सर्विस नॉर्मली परफॉर्म इन शिफ्ट, so subject to limitation of the exemption if any work performance requirement availability identify position women may be appointed। अगर जरूरत पड़ेगा तो लोग अपॉइंट करेंगे। हाइवर जैसे देखो वोमेन के लिए अगर लड़कियों लोग की बात करें तो पोस्ट कोड 203, 204, 205, 22110 ये सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एसएसटी की बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन जो आपका पॉलिसी होता है एसएसटी एंड ओबीसी के लिए, नॉन क्रीमी लेयर जो होता है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। कि मतलब 3 साल ओबीसी को रिलैक्स मिलता है और एसएसटी को 5 साल जो है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि ओबीसी क्राइटेरिया जो है वो ओबीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। तो वो लोग सब बना लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपका इसमें कुछ बताया है कि जैसे लोग अंडरटेकिंग में हैं, जैसे इन केस पर्सन बेंचमार्क जो कैटेगरी से लेवल है फैसिलिटी स्क्रैप, मतलब पीडब्ल्यूडी के लिए बताया गया है। वो लोग कैंडिडेट इस मतलब एक परफॉर्मा होता है उनमें भरना होता है, उनके बाद देना होगा, ठीक है। और अब बात करें तो ठीक है, एक्स सर्विसमैन एज लिमिटेशन की बात करें तो सर्टिफिकेट इशू बाय बोर्ड सेकेंडरी और पासिंग जो है वो एक्सेप्टेबल है और डॉक्यूमेंट सपोर्ट प्रूफ ऑफ एज के रूप में। और मिनिमम 18 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम 26 साल के लिए होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। देखिए 30/9/2021 अगर उनका 26 साल अभी नहीं हुआ, एक दिन भी बचा हुआ तो लोग भर सकते हो। और 30 तारीख तक जिनके 26 साल होने वाला तो भर सकते हो। 30 तारीख के बाद अब पहले ही हो गया है तो वो लोग नहीं भर पाएंगे, ठीक है। जब और देखिए वही लिखा हुआ 5 साल एसएसटी के लिए रिलैक्स मिलेगा और 3 साल ओबीसी एनसीएल के लिए रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स। हाँ, और जो लोग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किए हुए हैं जो उनको 1 साल एक्स्ट्रा दिया जाता है क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस काउंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे 26 साल जनरल के लिए होता है तो आपका 27 साल भी होगा तो चलेगा, ठीक है। हाँ देखिए एलिजिबिलिटी डेट ऑफ पोजन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मीटिंग एज 30/9। मैं बात कर रहा था ना कि कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होने चाहिए, तो जो लोग का 1 साल का एक्सपीरियंस 30/9/2021 तक 1 साल हो जाता है तो वो लोग अप्लाई कीजिए, बहुत ही सुंदर मौका है। बाकी देखिए पे पर की बात करें तो बेसिक सैलरी आपको 25 से 1,05,000 मिलता है। साथ में जो इंडस्ट्री के द्वारा जो भी आईओसी के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है जैसे कि डीए है और फिर एचआरए है, परफॉर्म पीएलआई पीएलए जिसको वो पीएलआई बोलते हैं, प्रोटेक्टिव इंसेंटिव होगा, फैसिलिटी होगा, ये सब मिल देंगे। ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, ग्रुप सेविंग, लिंक इंश्योरेंस, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट, ये लोग जो भी लीव ट्रैवलिंग एलटीसी जिसको बोलते हैं एलएफ है, ए से बी ए फंड स्कीम, हाउस बिल्डिंग एच बी ए, ये सब मिलेंगे जो लोग को एज पर जो कॉरपोरेशन रूल है वो लोग मिलेंगे। देखिए अब सिलेक्शन ये मेन है, सिलेक्शन की सिलेक्शन आखिर कैसे ले, तो सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद एसपीटीटी बोलते हैं स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट, मतलब उसमें तीनों एक साथ ही कर लेते हैं तो ये भी होगा। और देखिए आपको इसमें साफ लिखा हुआ है कि रिटन टेस्ट में 40% मार्क्स लाना है तभी वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। एससी/एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 5% रिलैक्स मिलेगा। और जो लोग नोटिफाई किए हैं पोस्ट किए गुजरात रिफाइनरी के लिए तो उसका रिटन टेस्ट बड़ोदरा में ही होगा और डेट और रिटन टेस्ट बताया जाएगा एडमिट कार्ड में कहाँ पर होगा, ठीक है। और कुछ बहुत लंबा है, ठीक है। मेन चीज़ें जो है वो मैं बता दिया हूँ। इसके बाद जब ये होने के बाद क्या होगा कि आपका प्री मेडिकल एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होगा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। कि सारे के जब सारे रिफाइनरी के एक ही साथ बात करेंगे। एप्लीकेशन देखिए आप अप्लाई करने के लिए यहाँ से जा सकते हैं, ifl.com पे जाइए, फिर वाट्स एंड न्यू है वहाँ जाइए, फिर गो टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस नॉन एग्जीक्यूटिव 2000 एंड रिफाइनरी डिवीजन, क्लिक ऑन डिटेल एजमेंट और यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये आपका 21 तारीख से 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है, 12 तारीख तक होगा, ठीक है।
और बात करें तो आपको क्या, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिएगा तो उसके बाद सक्सेसफुल सबमिट होने के बाद जो भी है उसको सेंड करना पड़ेगा, हार्ड कॉपी जो है वो सेंड करना पड़ेगा इस एड्रेस पर, बाय जनरल मैनेजर HR, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, गुजरात रिफाइनरी, पोस्ट जवाहर नगर, डिस्ट्रिक्ट बड़ोदरा, और 23/10/2021 तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या, जनरली जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की है वो मिलना चाहिए, फिर कलर फोटोग्राफ अंडर सेल्फ असिस्टेड ये भी चाहिए, और सेल्फ असिस्टेड कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, सारे जितना भी है सब पे सेल्फ असिस्टेड मतलब सिग्नेचर करके भेजिएगा। मैट्रिकुलेशन का या हायर सेकेंडरी का हो गया, मार्कशीट ऑफ 12th है, ये सब का भेजना है। ठीक है, NCBT या फिर जो सेमेस्टर वाइज है वो लोग भेजेंगे, फिर 12th पास के बाद जो ITI की हैं वो लोग भेजेंगे। ठीक है, फिर OBC सर्टिफिकेट है वो भी भेजेंगे, जो CGPA परसेंटेज ग्रेड भेजे वो लोग भेजेंगे। ठीक है, हाँ अगर कोई लोग है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर कॉपी ऑफ ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, पे स्लिप, इंक्रीमेंट लेटर, ये सब भी है, कंटिन्यू एक्सपीरियंस है जो लोग क्लेम करते हैं तो वो लोग ये सब भेजना होगा। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में बहुत ही अच्छा से मेंशन किया हुआ कि एक्सपीरियंस एज वेल एज नेचर ऑफ रिलेवेंट प्रिस्क्राइब एक्सपीरियंस इन क्लेम अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म। तो जो लोग इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में हैं वो लोग, ठीक है, ये कर सकते हैं। और आगे बात करें तो एग्ज़ाम की, ठीक है, तो एग्ज़ामिनेशन आपको फिक्स कर दिया गया है कि 24/10/2021 को ही आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, ये बताया जाएगा कौन सा डेट में होगा, डेट तो बता दिया, कौन सा लोकेशन पे, लोकेशन भी फिक्स है बड़ौदा, लेकिन बड़ौदा में कहाँ पर होगा ये बता दिया जाएगा जब एडमिट कार्ड आएगा तो। ठीक है, और बात करें तो देखिए कब से आप अप्लाई हो रहा है ऑनलाइन, 21 से स्टार्ट हो जाए 10 बजे से, और लास्ट डेट है 12/10/2021, और लास्ट डेट पर PWD कैंडिडेट उन लोगों को 6 दिन एक्स्ट्रा मिला है। ठीक है या फिर वो लोग जो डिटेल थ्रू ईमेल के द्वारा भी कर सकते हैं। डेट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए, ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा आप 23/10/2021 तक भेज सकते हैं, और या फिर हैंड बाई हैंड, जैसे लोग कभी कभी क्या होता है कि भेजते हैं और जा नहीं पाता या डर रहता है उन लोगों को, तो वो लोग आप एग्ज़ाम देने आइए और उसी दिन जमा कर दीजिए, ये बेस्ट आइडिया है। ठीक है, तो कंडक्ट रिटन टेस्ट है वो बड़ोदरा में ही होगा, और लाइकली टू पब्लिक रिटन टेस्ट रिजल्ट है वो 11/10/11/11/2021 को आपका हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका, इस तरह से ये ख़त्म होता है। तो आई होप इसमें या फिर कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी लोग का तो आप मेरे को बता सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। सो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।